नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज सेकेंड ईयर की फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं PDF की। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है तो ये क्लासेस हम डेली रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही पास में आ गया है, ठीक है, तो ये PDF जो है PDF का सलूशन करना आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में पहला चैप्टर कौन सा है आपका? डीसी जनरेटर का। किसका है? डीसी जनरेटर का, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन? स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज एक्स इन डीसी जनरेटर, है ना। मतलब ये जो एक्स से इंगित भाग है तो इस भाग का नाम क्या है? ए नंबर ऑप्शन है आपका आर्मेचर कोर, बी नंबर है आपका ब्रश, सी नंबर है कम्यूटेटर रेजर, डी नंबर है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये पूछा गया है कि इस वाले भाग का क्या नाम है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब अपन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। खैर जनरेटर और मोटर इन दोनों को पढ़ने के पहले अगर अपन डीसी मशीन के बारे में बात करते हैं तो क्या रहता है, थोड़ा उसका बेसिक है ना। और पार्ट्स आप डीसी मशीन में ही डीसी जनरेटर के भी पार्ट पूरे आ जाते हैं और डीसी मोटर के भी पूरे पार्ट आते हैं। ये थ्योरी में बहुत अच्छे से सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ हम बात करें तो जो आपको ये दिख रहा है तो ये इसमें क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है। ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, ये किससे अगर पूरा हम बात करें कम्यूटेटर का हिंदी नाम क्या होता है? द्विक परिवर्तक। क्या होता है? द्विक परिवर्तक। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट किससे बने होते हैं? तो हाइड्रॉन कॉपर, कठोर कर्षित तांबा से मिलके बना होता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आपका ये जो सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट है, फिर इसके बाद आपका दूसरा सेगमेंट है। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल, कई बार एग्जाम में आया है ना, यहाँ से क्वेश्चन कि सेगमेंटों के बीच में कौन सी इनसे कुछ अलग पदार्थ का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं यहाँ पर? माइका का। किसका यूज करते हैं? माइका का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ से कितने मोटाई में रहता है माइका जो भरा रहता है, तो कितनी मोटाई का रहता है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है ना। और इसके बाद जो आपको ये दिख रहा है अगला वाला भाग, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो हैं तो इसी से यहाँ पे इसको जोड़े गए हैं, है ना। यहाँ से आपकी आर्मेचर बाइंडिंग है, ये वाली, है ना, आर्मेचर बाइंडिंग का ये जो उभरा वाला भाग है तो यहाँ पे अपन जोड़ दिए हैं। यही वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? रेजर। मतलब रेजर मतलब होता ही है ना उठा हुआ भाग, हल्का, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर किसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये आपको क्या कहला रहा है? कम्यूटेटर रेजर। क्या कहलाएगा? कम्यूटेटर रेजर, ठीक है। और ये वाला भाग पूछा होता तो क्या कहलाता हमारा? कम्यूटेटर सेगमेंट, है ना, या कम्यूटेटर खंड, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्रश तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन से, जो डीसी मशीन के भाग हैं वहाँ से कोई ना कोई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ये डायग्राम को। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई और ऊपर वाली कौन सी हो गई? सेंटर फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके फ्लक्स की डायरेक्शन हम देखें तो एक का एरोहेड क्या है? एक का फ्लक्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड है और एक का क्या है? रिवर्स है। तो पक्का ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड तो होगा नहीं, है ना। कौन सा होगा? डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स ऐड होने वाला नहीं है ना, फ्लक्स घटने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों का फ्लक्स ऐड होता तो हमारा कंपाउंड जनरेटर कहलाता, लेकिन यहाँ दोनों का फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है, तो वो होगा डिफरेंशियल। तो अगर हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों क्या हो गए? कट हो गए, है ना। ये दोनों हमारे क्या होंगे? नहीं होंगे ना। अब अपन लॉजिक लगा सकते हैं ए नंबर और बी नंबर। अब इसमें कैसे लगाएंगे? ए नंबर दिया है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर और दूसरा दिया है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये शंट फील्ड वाइंडिंग जो है आपकी, ये है ना, ये आके डायरेक्ट यहाँ आर्मेचर यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ से आके और यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता? शॉर्ट शंट, है ना। कौन सा कहलाता? शॉर्ट शंट, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक आ रही है तो ये कौन सा कहलाएगा आपका? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर, है ना। ये कौन सा होगा हमारा? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि निम्मी वाले क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपके सीबीटी एग्जाम में फंसते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखिए, ठीक है। समझिए, रटिए मत, रटेंगे आपको तो भूल जाएंगे, है ना। तो इस कंसेप्ट के साथ, है ना, और ये सब थ्योरी अपन यहाँ पढ़ चुके हैं कॉलेज में, ठीक है। तो उन बच्चों को बहुत आराम रहेगा, है ना, एकदम बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, ठीक है।
चलिए देखिए तीसरा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा इजाद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। अगर डीसी जनरेटर का नाम ले रहा है, देखिए अगर हम जनरेटर की डेफिनेशन बोले तो क्या होता है, यह जनरेटर जो होता है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है ना, परिवर्तित करता है, ठीक है। अब अगर ये आपका डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं कि राइट हैंड रूल का। तो डीसी जनरेटर में आपको याद रखना है राइट हैंड रूल, राइट हैंड मतलब दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अगर मोटर की बात करेगा तो लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए इसमें कहीं मिल रहा है क्या, ए नंबर होगा नहीं, बी नंबर राइट हैंड फ्लेम रूल, ये भी नहीं होगा, सी नंबर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। और ये क्लासेस आपके आईटीआई वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे अभी आपका एमपी में बिजली विभाग की वैकेंसी आ रही है ना, उनके लिए भी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि उसमें डीसी मशीन का भाग दिया हुआ है और डीसी मशीन में ही हमारा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर आता है, इसलिए उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से 10-10, 20-20 क्वेश्चन अगर डेली पढ़ते हैं तो वैकेंसी तक में बहुत कुछ आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आपका 2-3 न्यूमेरिकल बनते हैं अलग अलग टाइप के, है ना। तो अच्छे से ध्यान रखिए, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अभी आगे मिलेगा तो उसको अपन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा, ए नंबर दिया है क्या आपका 5ZN/60 वोल्ट, है ना, तो ये वाला तो आपका होगा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें बी नंबर 5ZN/60 इंटू A/P दिया है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर 5ZN/60 इंटू P/A, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फाई मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर, ठीक है। और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, है ना, ये सब पढ़े होंगे आप मैग्नेट में। जेड क्या होता है, चालकों की संख्या। एन क्या होता है ना, एन होता है आपका स्पीड, है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट जो रहती है, ठीक है। 60 यहाँ कांस्टेंट नंबर हो गया। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, पोलों की संख्या। और ये क्या होता है, समांतर पथ, है ना। अब देखिए आज के टाइम में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे देता है, ठीक है। ऐसा कि डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में अगर लैप बाइंडिंग है तो उत्पन्न ईएमएफ का फार्मूला क्या होगा, वेब बाइंडिंग है तो उत्पन्न ईएमएफ का फार्मूला क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनेंगे, ठीक है। और जो आपका ये सीबीटी वाला एग्जाम है आईटीआई के लिए, तो यहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनते, वहाँ ये सेम ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कभी अभी अपन केवल इसी को ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, समांतर पथों की संख्या। जैसे आप आगे पढ़ेंगे लैप बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक लैप बाइंडिंग और एक वेब बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या। और वेब बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर ए बराबर 2 मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर कितना, 2। अब इसमें क्या रहता है, करंट ज़्यादा वोल्टेज कम, है ना। मतलब अगर आपको उच्च धारा और निम्न विभव चाहिए तो आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग करेंगे, लैप बाइंडिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका फार्मूला सही क्या होगा, 5ZN/60 इंटू P/A। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। 5वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि मतलब अभी मेरे से क्या एरर हो रही है, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, है ना। ये स्पीड है क्या है, आप लोग कमेंट में करिएगा, अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू बनिए, तो हम थ्योरी की क्लासेस भी चालू करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बिल्कुल चालू करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में, ठीक है। एक डीसी मोटर में ईएमएफ का सूत्र क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या रहता है, जब डीसी मोटर में हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ को ही क्या बोला जाता है, ईबी। क्या बोला जाता है, ईबी बोला जाता है ना, बैक ईएमएफ, ठीक है। क्या बोला जाता है, ईबी। ईबी मतलब क्या होता है आपका, बैक ईएमएफ, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, है ना। अगर हम इस पर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ईबी, है ना। ईबी का मतलब क्या होता है, बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, वही जो भी अपन जनरेटर में ईएमएफ का फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। ई बराबर 5ZN/60 इंटू P/A, ठीक है।
अब देखिए, तो ईएमएफ की गणना करने का सूत्र इसमें क्या होगा, तो ए नंबर है ना, भी अपान आई ए, ठीक है, इंटू आर ए, ये वाला होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही, अगर मोटर की बात कर रहा है तो कौन सा आंसर होगा आपका, सी नंबर है ना, ई बी, ठीक है, सी नंबर है ना, ई बी माइनस बैक ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, सी नंबर होगा, ठीक है। और अगर यही किस में बात किया होता है, जनरेटर में, तो सही आंसर कौन सा हो जाता है हमारा, ये डी नंबर है ना, कौन सा हो जाता है, डी नंबर। लेकिन यहाँ से ये जो बी है तो ये हट जाता है ना, ई बस रहता है, ठीक है, तब ये फार्मूला सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां अपन। छठवां नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स इन, है ना, डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर से अंकित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन क्या है ना। तो ये है आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये डीसी मशीन की क्या बन गई, मान लीजिए बॉडी है ना, बॉडी। अच्छा, बॉडी अगर बात करें, बॉडी किसे कहते हैं, तो मशीन का जो बाहर वाला भाग है तो क्या कहलाता है, बॉडी। ये किससे बना होता है, तो कास्ट आयरन है तो कास्ट स्टील का। जो छोटी मशीन की बॉडी होती है तो कास्ट आयरन की, जो बड़ी मशीन की बॉडी होती है तो कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई ऐसा क्यों, तो इसके दो रीजन है ना। देखिए, एक तो क्या होता है, जो कास्ट स्टील होता है, ठीक है, तो कास्ट स्टील जो होता है तो कास्ट आयरन की अपेक्षा थोड़ा क्या रहता है, हल्का भी होता है ना। तो जो अगर मान लीजिए बड़ी मशीन की बॉडी बना रहे हैं तो कास्ट स्टील की बना देंगे, तो उससे क्या रहेगा, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो क्या रहेगा, इजी रहेगा। और इसके साथ साथ कास्ट स्टील की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसमें ये आपकी बॉडी हो गई, बॉडी में क्या होते हैं आपके ये पोल, ठीक है, अच्छे समझिएगा, है ना। ये क्या होते हैं आपके पोल होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये पोल होते हैं, है ना। अब इसके बाद ये क्या पूछा है आपका, जो ये वाला क्वेश्चन है छठवां नंबर, ठीक है। तो इस वाले भाग का नाम क्या है ना, तो ये पोल हो गया। और ये वाला जो भाग आपका दिख रहा है, ये वाला क्या कहलाता है, पोल सू। क्या कहलाता है, ये वाला पोल सू कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें पोल सू का काम क्या होता है, ठीक है ना। तो पोल सू का काम क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो पोल सू होता है, तो एक तो फ्लक्स को एक समान वितरित करता है। ये सू आकार, जैसे आपका सूज वगैरह होता है ना, तो आगे सू आकार का होता है ना, सेम ऐसे ही है ना। मतलब जितनी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी आर्मेचर से, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी क्या हो सके, इसमें कट सके, मतलब बाहर एयर गैप में ना जाए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर अपन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे, तो फ्लक्स को एक समान वितरित करने के लिए। और आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोल का ये सू आकार का क्यों बनाया जाता है, तो फ्लक्स को यूनिफॉर्म मतलब एक समरूपता है ना, एक समान वितरित करने के लिए। और इसके साथ साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि एयर गैप का रिलक्टेंस कम करने के लिए भी पोल सू आकार का बनाया जाता है। तो यहाँ से सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर दिया है पोल टिप, बी नंबर दिया है पोल कॉयल, सी नंबर दिया है पोल कोर, और डी नंबर दिया है पोल सू। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं सातवां नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। इस जनरेटर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये शायद अगले पेज में है क्या, ठीक है, हाँ अगले पेज में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप लोग मन लगा के थोड़ा, है ना, एक हफ्ते पढ़ लीजिए, क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई आपकी, 11, है ना। बस एक हफ्ते अगर मन लगा के आप पढ़ लिए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अच्छा स्कोर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ITI में अगर परसेंट बनेगा आपका, है ना, तो आपको अप्रेंटिस वगैरह में एक भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था, मतलब इस जनरेटर का नाम क्या है। अब थोड़ा इसको जूम करके देखिए आप लोग, इधर ये क्या दिख रही है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, A1 A2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर क्या दिख रही है, F1 F2, मतलब ये कौन सी हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। देखिए, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, ये सब सिंबल ड्राइंग में पूछ सकता है अलग अलग करके, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग है, वाइंडिंग के टर्मिनलों को किससे लिखते हैं, ये सब हम थ्योरी की क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है। खैर जो बच्चा थ्योरी की क्लासेस अटेंड किया है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी, है ना। लेकिन जो नहीं कर पाए हो तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है ना भाई, अपने को तो ITI पास करना पड़ेगा किसी न किसी तरह, ठीक है। तो आप प्रॉपर इन चीज़ों को रटिए अब, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो ये आपका है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बाइंडिंग एक दूसरे से क्या कनेक्ट है, क्या नहीं कनेक्ट है ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है, मतलब अलग अलग हैं, क्या हैं ये, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जो आर्मेचर और फील्ड का है आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग को बाहर
ठीक है। अब अगर हम देखें इस फील्ड वाइंडिंग को, तो बाहर से डीसी सोर्स भी दिया जा रहा है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, सर्पेटली एक्साइटेड, ठीक है। क्योंकि जनरेटर दो, अगर क्लासिफिकेशन आप डीसी जनरेटर में जाएंगे तो दो प्रकार का होगा, एक सर्पेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। ये सब किसके प्रकार हैं, शंट, सीरीज, कंपाउंड, है ना। फिर कंपाउंड के अलग अलग प्रकार, ये सब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के हैं। तो ये हमारा कौन सा है, सर्पेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल बताइएगा रिस्पांस देके कि क्लासेस कैसे लग रही हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर का नाम लिया तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे पूछा होता कि मोटर द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, है ना, तो उसके अनुसार से उसका आंसर अलग हो जाता, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। अगला नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9वां नंबर भी। जितने क्वेश्चन में इमेज दिया है तो वो क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 90% चांसेस रहते हैं कि इमेज वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है ना, 9वां देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, मतलब डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे ए नंबर है आपका शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, इस वाले फ्लक्स की भी डायरेक्शन इधर ही है ना। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे का फ्लक्स ऐड हो रहा है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ से फाई टी बराबर, है ना, फाई टी बराबर यहाँ से क्या निकल रहा है, फाई टी बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई, है ना। मतलब सीरीज बाइंडिंग का फ्लक्स, है ना, थोड़ा इशू हो रहा है ना लिखने में, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, है ना, तो यहाँ पे एक दूसरे का फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखते हैं ये हमारा होगा कौन सा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये कौन सा हो जाएगा आपका, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्या है आपका, अच्छा नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो मतलब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, कॉर्कस्क्रू के रूल के नियम पे, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। फ्लेमिंग के, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ये भी नहीं होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन करते हैं, अगली क्लास में भी 10 क्वेश्चन करेंगे और आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस कैसे लगी, और ठीक है ना, और फिर उसके हिसाब से हम आपको नेक्स्ट क्लासेस रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में मेहनत करिए बहुत अच्छे से, ठीक है।